पीछे घुमा देते। मेरी बेटी को कुछ किया नहीं कि वहाँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे लोग हैं। नहीं तो उसका पति अच्छा होता तो उसका पति बोलता कि वो अपने मकान पे रहने, मैं अपने पति को कहीं पे पाऊँ। आपको ये हुआ था सारा घटनाक्रम, एक चप्पल मिली थी और मैं किसी अपने गाँव में किसी की हफ्तार में उसके माता पिता ने उसकी शादी कर, अरे मेरी बेटी जिंदा होती तो मैं कर देती उसकी शादी कर देती। कैसे इल्जाम लगा रहे हो, कैसे बातें करते हैं। नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे हम उठाते रहते हैं। अंकिता का मुद्दा आपने देखा, जिस पर अभी इंसाफ मिलना उस लड़की को बाकी है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहती हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है। ऐसा ही एक मामला जो आजकल काफ़ी उठ रहा है वो है ममता बहुगुणा का, जो कि लगभग पौने 3 साल से अभी तक लापता है और उनके परिवार वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी उनको मिल जाए, लेकिन स्थानीय पुलिस उतना सहयोग नहीं कर पाई है जितनी कि इनको उम्मीद थी। और इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार उनको मिला है, दर दर की ठोकरें मिली है। और कारण इसका यही था कि ये जो लड़की है, इसके ससुराल वालों ने उनसे लगातार एक गुजारिश करी, एक चाह उनकी थी कि बेटा हो। बेटियां आजकल सब कुछ कर पाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड के लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता है कि बेटा हो, बेटा ऐसा क्या कर सकता है जो बेटियां नहीं कर पाती है। आज बेटियां आसमान छू रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की सोच बेटे को लेकर के थोड़ी अलग नज़र आती है। यहाँ पर जो ममता बहुगुणा है, उनके पिताजी मेरे साथ में हैं, उनके भाई मेरे साथ में हैं। पूरा जो मामला है वो तो लोग जानते ही हैं, लेकिन बेटे की चाह को लेकर के जो लड़की को गायब किया गया, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं इस बारे में? मैडम ये इसकी शादी 2008 अप्रैल 2008 में हुई थी और उसके थोड़ी सी देर दिन बाद ये मेरठ चले गए थे। मेरठ में अपने दोनों भाई बहन 2009 में इनकी लड़की हुई। चल ठीक ही ठाक ही चल रहा था, ऐसा ऐसा भी कोई इतना भी वो नहीं था, कोई ठीक ठाक चल रहा था। लड़की हुई, बाद में इन्होंने जो है 2-3 साल बाद, वो तो हमें बाद में पता चला कि इन्होंने 2 अबॉर्शन करा दिए थे कि इनकी ये कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया कि ये लड़कियां, इसलिए अबॉर्शन करवा दिए थे, ये बाद में पता चला। और इस तरह चलते चलते जो है लास्ट में जो है 2018 को एक लड़की हुई। तो उससे पहले इसकी सास ने जो है उसको ये कहा कि भाई इसको इसका अल्ट्रासाउंड करा ले, अगर ये लड़की होगी तो इसको भी वो करो, सफाई कर दी। तो उसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरी हालत बहुत ख़राब है। और वो लड़की हो गई। 5 दिन के बाद उसको जो है मेरठ से यहाँ ले आए गाँव में, और गांव में उसके साथ मतलब बिल्कुल वैसे छोड़ दिया। फिर 20 दिन बाद हमारे घर आए। तो इस तरह से ये सारी कहानी है। लड़की की चाहत में उन्होंने इसको जो है, और 25 नवंबर 2019 को 2 बजे तक मैं वहाँ था। अगर मेरी लड़की कुछ कहते तो मैं तो खुद चला गया था। इसके सास थे, ससुर थे, जेठ था वहाँ। ये बोलते मेरे से कि भाई ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, तुम्हारी इस लड़की को समझा दो। मेरे से कुछ नहीं कहा। मैं अपने 2 बजे घर आ गया है। उसके बाद 10 बजे तक की ये रिपोर्ट है कि 10 बजे तक वो ठीक ठाक थी। उसने अपनी सहेली से बात की है, और रात 10 बजे के बाद जो है पता नहीं उन्होंने इसको कहीं मार मूर के गायब कर दिया। और सवेरे 5 बजे उसके हस्बैंड पति का टेलीफोन आ रहा है। कभी ऐसी कोई बात लड़की ने आपको बताई हो या अपनी माँ को बताई हो कि वो मारपीट करते थे या मानसिक रूप से उसे टॉर्चर करते थे, इस बात को लेके? सर ये उसने तो कभी ये मारपीट का कभी नहीं बताया। लेकिन अब बाद में तो दारू उसकी सहेली बताती है कि यहाँ वो उसके साथ दारू पी के मारपीट करता था। वो लड़कियों के, जब कि लड़की की ये किसी भी तरह से यही चाह तो रही होगी कि ये किसी भी तरह से मर जाए तो हम जो है तब दूसरी शादी करेंगे जो है। तो वो हिम्मत बांध के रहे। लास्ट में जब उसने देख लिया कि अब ये नहीं हुआ, तो वो 1-1.5 साल से वो रिलायंस से जियो में आ गया था। उसको उसका भाई यहाँ पहाड़ में ले आया था। तो उसने लास्ट में ये कहा कि इसको घर ले आओ। उसने मना भी किया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, तुम मैंने को 10,000 रुपये मैंने यहाँ यहीं भेजना, मेरे हमारा अपना मकान है यहाँ और मैं यहीं पढ़ा दूँगी। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तुम्हें। और ये वहाँ ले गए। और उसको बाद में इन्होंने जो है, जब इनकी बात नहीं मानी, तो इन्होंने रात ही रात पता नहीं उसका क्या किया, और जो आज तक कुछ पता नहीं है।
क्या आपको पहले से कोई अंदेशा या कोई अंदाजा था कि ससुराल वाले इस तरीके का दबाव बना रहे हैं या हमारी जो बेटी है वो मुसीबत में है? ऐसा नहीं, कभी आपको शक हुआ इससे पहले? नहीं, कुछ नहीं, हमारे लड़की ने को हमको नहीं होने दिया सकने में, क्योंकि उसने बाद में उसने कहा भी कि मेरे मेरे पिताजी जो है हार्ट के पेशेंट हैं, मेरी माँ न्यूरो की पेशेंट है, इसलिए उसने हमें नहीं बताया कुछ जो है। हैं? सबसे बड़ी बात ये है ना, आप देखिए पुलिस ने हमें बोला कि आपको उसने कभी बताया क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बातें निकल के आ रही हैं। अब उसने बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसने छोटी मोटी बातें शेयर की थी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मतलब उसने कभी इस तरीके से शो नहीं होने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा, मतलब 25 नवंबर को जब ये घटना हुई तो पापा वहाँ जा रखे थे, है ना, और बहुत नॉर्मल, मतलब कि वो इतना नॉर्मली होती थी, नॉर्मली थी। रात में उसकी फ्रेंड है वहाँ पर श्रीनगर में, उससे बात हुई उसकी, तो उसने भी बताया हमें कि उस दिन भी नॉर्मल थी 10-11 बजे से। लेकिन अचानक से ऐसे क्या हुआ, 11-12, मतलब जब उसकी बेटी उठी 12 बजे के बाद, 1:30-2 बजे करीब वो उठी, तो उसने पापा को बोला कि पापा की मम्मी नहीं है कि घर पे, तो वो मतलब सो गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मतलब अचानक से ये सब कुछ हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें पता होती है, जो छोटा बच्चा होता है वो नादान होता है, उससे अगर आप झूठ बोलने को भी कहेंगे तो वो नहीं बोल पाता है। क्योंकि ऐसा ही एक केस प्रीति का आया था, सेम चीज़ उसके साथ में भी हुई, कोरोनेशन अस्पताल में जो भर्ती थी तवे से उसको जलाया गया। तो उसमें भी बच्चों ने बताया लड़की की माँ को कि हमारी माँ को इस तरीके से तवे से मारा जाता था। सारी जो कहानी है वो छोटे बच्चों ने खोली। तो क्या छोटे बच्चों ने ऐसा कोई क्लू दिया आपको कभी? यही सबसे बड़ी बात है मैडम। देखिएगा, जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस को बयान लेने चाहिए थे। पुलिस का कहना था कि हम बेटी के बयान मतलब ऐसे नहीं ले सकते, तो हमने कहा उनको कि तटस्थ जगह पे लीजिए, जो नियम है, मतलब तटस्थ जगह पे बेटी का बयान लिया जा सकता था। अब उसके तुरंत बाद जब ये घटना हुई तो मतलब पुलिस ने भाई को भेजा कि आप एक बार पूछ के आइए कि क्या हुआ उससे। तो भाई उसके कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर पढ़ती है वो, तो वहाँ गया पूछने के लिए। तो उसने पूछा तो उसने भाई को बहुत सारी बातें बताई थी, मतलब कि उस रात झगड़ा हुआ माँ का, शाम को झगड़ा हुआ, और जेठ ने भरा बुरा कहा, मतलब बहुत सारी बातें उसने शेयर की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि पुलिस ने, विवेचना अधिकारी ने उसके बयान तक मतलब टाइम पे दर्ज नहीं किए। 35वें 40वें दिन जब मैं उसके साथ गया, मैं लेके गया उनको कि भाई उनके बयान तो लो, तो तब जाके वो बयान लिए। और 35वें दिन जब उसने बयान लिए उसके लड़की के, तो बहुत डरी सहमी और बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था उसको देख के कि उसको किसी ने कुछ मतलब सिखा रखा है कि इस तरीके से। वो कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ सर यस और नो ऐसा बोल रही थी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हो सकता है वो भूल गई हो, या हो सकता है उसको किसी ने डायरेक्शन दी हो कि इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बोलना। बोलने का मतलब ये कि टाइम पे तो पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। मतलब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी इन लोगों ने 40-45 दिन बाद देखी, और बयान भी 35-40वें दिन दे रहे। मतलब ये क्या तरीका हुआ इन्वेस्टिगेशन करने का। और जब जब हम जाते थे तो मैडम मैं आपको बताऊं, ये बोलते थे कि आज विवेचना अधिकारी वीवीआईपी ड्यूटी पे जा रखी है, आज विवेचना अधिकारी किसी प्रोग्राम में जा रखी है, आज विवेचना अधिकारी चालान काटने जा रखी है। मतलब ये कोई तरीका हुआ मैडम कि मतलब कोई एक इंसान गायब हो रखा है शहर से और तुम बोल रहे हो कि विवेचना अधिकारी आज? मतलब इन लोगों ने इस तरीके से जांच की जैसे कोई साइकिल चोरी नहीं होती है, वैसी जांच की। मतलब इनको बिल्कुल सही आपने कहा। अक्सर देखते हैं हम, जब भी कोई मामला लड़की की गुमशुदगी का खासकर आता है, पुलिस बड़े हल्के में उसको लेती है कि अरे लड़की है, कहीं भाग गई होगी या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा उसके साथ चली गई होगी। तो मामले को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे जो मामले हाल फिलहाल में आए हैं, सब में यही देखने को मिला है कि पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही होती है, मामले को हल्के में लिया जाता है और उसको जो है सुसाइड एंगल दे दिया जाता है। भले ही वो डेथ का मामला हो या फिर उसके साथ में कुछ गलत किया गया हो, लेकिन उसको एंगल दे दिया जाता है सुसाइड का। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ हुआ? मैट्रिक को हमने एफआईआर कराई, हम ही लोगों ने करवाई। और उस दिन से मतलब आप देखिएगा कि पुलिस को दबिश देनी चाहिए थी तुरंत बाद, जहां से गायब हुई। भाई गायब कहां से हुई हो? ससुराल से हुई ना गायब, घर से भी हो, उनके घर से भी हो गायब, तो उनसे क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? तुरंत दबिश देनी चाहिए थी, कुछ एविडेंस इकट्ठा करने चाहिए थे उनको। वो आराम से सोए रहे। पुलिस वाले उस समय नरेंद्र बिष्ट थे वहां पर, कोतवाल, और दरोगा विनय कुमार, विवेचना अधिकारी प्रियंका नेगी और ममता मखलोगा। मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। इन लोगों ने हम जाते थे, हम ही को डरा धमका कर हम ही को वापस भेज देते थे।
इवन मैं आपको बताऊं, जब एक दिन क्या हुआ, ये दरोगा विनय कुमार था वहां पर, उसने मुझे बुलाया और बोला कि थाने में आप फटाफट। मैंने कहा मैं चले गया, मैं डर डर मतलब मुझे भी डर लगा। मैंने कहा क्या हुआ? अब ये क्या बोल रहा वहां पर मुझे कि लिख के दे कि तुम कार्रवाई से संतुष्ट हो। मैंने कहा क्यों लिख के दे? तो इसने मेरे साथ मतलब धक्का मुक्की शुरू कर दी कि क्यों नहीं लिख के देगा। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा लिख के। मैंने कहा मैं मैडम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा, मैंने हेलमेट वहीं पर छोड़ा अपना, मैं दूसरे गेट से भागा और तब मैं 2-4 लोगों को लेके गया, तब हेलमेट लाया अपना। तो ये है मतलब गुंडाई गुंडाई कर रखी है मैडम इन लोगों ने। ये क्या मित्र पुलिस, मित्र नहीं ये शत्रु पुलिस है मैडम, शत्रु पुलिस गुंडाई कर रखी है पूरे उत्तराखंड में। मैं आज जहां भी जा रहा हूं, मैं पुलिस महानिदेशालय में था, मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देख दिए, मैंने कान पकड़े मैडम कि इन पुलिस वाले इनसे तो मतलब इनसे तो भगवान बचाए इन पुलिस वालों से। और इन लोगों ने मतलब ये मित्र पुलिस है। मित्र पुलिस कहां से मैडम? इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे बवाल काट रखे हैं समाज में, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं यार, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर हमारा मामला, ममता बनर्जी का मामला किसी वीवीआईपी या किसी अधिकारी या किसी नेता का, या आप जैसे उस समाज के सामने उजागर हो गया, जैसे अंकिता का केस था, अगर वैसी होता तो तब ये कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इनकी कार्यप्रणाली देखिए ना, ये तब ये कार्रवाई कर रहे हैं कि जब वो मामला समाज के सामने, जब पब्लिक प्रेशर पड़ रहा है इन पे, तब ये कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ा जो इनका काम है इन्वेस्टिगेशन का, ये इन्वेस्टिगेशन तक नहीं कर रहे हैं। और जरा मतलब जरा सा कुछ हो जाए आम जनता के साथ, मतलब कुछ नहीं, मतलब ये इनका काम, मतलब जो मेन काम है वो तो कर ही नहीं रहे ये लोग। मैं तो मैडम मुझे तो डर लग रहा है इन पुलिस वालों से। अब मैं तो कान पकड़े इनसे, कभी मतलब सपने में भी इन लोगों से मुलाकात ना हो कभी। और ये लोग मतलब इस तरीके से तो हमें तो बहुत उम्मीद थी, हमने कहा पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, कुछ नहीं किया मैडम इन लोगों ने, कुछ नहीं। मतलब जब हम जाते थे, उल्टा विनय कुमार मुझे बोल रहा, अभी क्या तुम अपनी बहन को ढंग से क्या समझा के नहीं रख सकते थे क्या? मैडम महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब मतलब कुछ करना होता है तब ये कुछ नहीं करते, बेवकूफ बना रहे हैं मैडम, मतलब बेवकूफ बना के रख रखा है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा, मैंने कांग्रेस वालों से हाथ जोड़े, बीजेपी वालों ने तो खैर हमारा केस खराब किया ही ना, कांग्रेस वालों से मैंने हाथ जोड़े कि भाई मेरा मदद कर लो कुछ, मैं तुम्हारा कार्यकर्ता हूं। इन लोगों के हाल देखिए, ये अंकिता के केस में जाना भी चाहिए खैर, ये लगातार मतलब कोई ना कोई जा रहा है वहां, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है वहां, चलो अच्छी बात है जाना चाहिए। अरे तो समाज में और जगह भी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो भाई? इसका मतलब तुम राजनीति कर रहे हो, तुम्हारा मतलब बेटियों को न्याय दिलाने का तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, तुम खाली की खाली राजनीति करते हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य होता तो तुम उन घरों में भी जाते जिन घरों की कोई पकड़ नहीं है, जिन घरों को हाई प्रोफाइल नहीं है, जो हाईलाइटेड केस नहीं है, उन घरों में भी जाते ना तुम। अभी क्या लगता है इस केस में, क्या आशंका आपको लग रही है, क्या अनुमान है कि क्या हुआ होगा ममता के साथ में? क्या मतलब लग रहा है सारा अभी तक की स्थिति से? मैडम देखिए, ये केस गुमशुदगी के एंगल से दर्ज हुआ था। गुमशुदगी के एंगल से पुलिस ने बोला हमने पूरी छानबीन की, ठीक है तुमने की छानबीन, हम मानते हैं, वैसे तो हमें पता है क्या छानबीन की, पर चलो मानते हैं। लेकिन कम से कम वो जो चप्पल इसको मिले थे नैथाना पुल में, एक जोड़ी चप्पल मिले थे, अरे उसके नीचे जो नदी थी वहां तो तुमने कुछ नहीं किया। मतलब तुम, एक कांटा हुआ करता था, ऐसे ऐसे करते थे, घुमाते थे, राफ्ट चलाते थे, सैर सपाटा करते थे, वापस आ जाते थे। मतलब इन लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं आपको। ना उन डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए, वो जो चप्पल थे उनके डीएनए फिंगरप्रिंट लिए। हमने इनको हाथ जोड़े, भाई डाइवर्स तो मंगा दो। डाइवर्स इन्होंने बोला ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता डाइवर्स, ऐसे केस हम नहीं मंगा सकते, तुम बात कर लो। अरे ये क्या बात हुई? आम इंसान, मतलब आम इंसान के केसेस में तुम डाइवर्स ही नहीं मंगाओगे? हाईलाइटेड केसेस में तुम डाइवर्स नहीं मंगाओगे? फिर बोला इन्होंने हमें कि, मैंने इनको बोला कोई ऐसा सिस्टम होगा जो पानी के नीचे देख रहा होगा, कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। कि तो मैडम कम से कम जीवीके से ये रिक्वेस्ट करते हैं उस पानी को रोकने की, जब वहां पर डैम है जीवीके का, जब वो पानी रुकता है तो साफ नीचे दिखता है। एक्चुअली इनकी मनसा ही नहीं थी एविडेंसेस इकट्ठा करने की, है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मतलब कम से कम अगर कुछ करना होता तो डैम का पानी रुकवा सकते थे, वो भी नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं तो तीसरी चीज ये थी, चलो सुसाइड होता तो बॉडी मिलती, वो भी नहीं मिली। तीसरी चीज ये, हमने ये बोला इनसे कि भाई मर्डर भी तो हो सकता है, ये तुम मर्डर के एंगल से भी तो जांच करो भाई, हो सकता है इन लोगों ने ममता को मार के कहीं ठिकाने लगा दिया हो, कहीं दफना दिया हो, कहीं जला दिया हो। ये लोग, मैं जाता था ये मेरे को बोलते देखिए अबे तू बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, तू पुलिस वाला है क्या? तो मैंने कहा आप ही हो भाई पुलिस वाले, आप ही कुछ करो। मैंने कहा कुछ नहीं किया मैडम, बेवकूफ बनाया इस देश में। मैं आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 21वीं सदी में इस भारत में रह रहे हैं। मतलब मुझे तो बड़ा, जब बड़ी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है ना, तो मतलब अब शर्म आ रही है कि हद हो गई। मतलब कितने बेवकूफ बनाते हैं आम लोगों को। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, 21वीं सदी का भारत आम लोगों का आज भी नहीं है।
आज भी आम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है, मतलब इंसाफ के लिए। और तब भी मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है, आम लोगों को आज भी इंसाफ नहीं मिलता है इस देश में। तो अभी आगे क्या चाहते हैं कि जो बाकी बेटियां हैं उनके साथ में इस तरीके से ना हो, कि ऐसा क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बेटों की चाह में अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठ पाती है, जनता तक वो बात नहीं पहुंच पाती। मैडम हमारा मकसद यही है, देखिए हमारी बहन के साथ तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन ये सिर्फ मेरी बहन का या ममता बहुगुणा का या अंकिता का ही प्रश्न नहीं है, ये समाज की हर उस बेटी का प्रश्न है जिसको न्याय मिलना चाहिए। अब हम जो आज आवाज उठा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बहन के लिए थोड़ा ना उठा रहे हैं, हम तो समाज की हर उस बेटी को उठा रहे हैं जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं जिसको न्याय मिलना चाहिए। मतलब आप ये देखिएगा ना कि सच्चाई तो सामने आए, मतलब कुछ तो सामने आए, समाज को पता चले ना कि क्या हुआ है उसके साथ। हमारी उम्मीद सिर्फ ये है, कल हम डीजीपी साहब से मिले तो वहां जाके हमने सिर्फ उनसे 2 चीजें रिक्वेस्ट की। हमने कहा एक तो आप ये केस जो है ये सीबीसीआईडी को ट्रांसफर करवा दीजिए, और दूसरा हमने ये बोला उनको कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की है उन पे भी जरूर एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये संदेश मिले एक समाज को कि जो गलत कार्य करेगा, जो अपना काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ पुलिस मतलब उसके खिलाफ आप डीजीपी साहब आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये संदेश जाना चाहिए समाज में। अभी कैसा रिस्पांस मिला है? क्या लगता है अब इस मामले को सख्ती से देखा जाएगा? मैडम मैं पहले भी ये अशोक कुमार जी थे, उनसे पहले भी मिला, एडीजी थे उस समय, उससे भी मिला मैं। आज भी उन्होंने बोला है कि संस्तुति हम कर देंगे, लेकिन मुझे जब तक संस्तुति नहीं हो जाती, मुझे इनसे आज भी उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जब तक हमारा केस सीबीसीआईडी को ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हम चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे चाहे कुछ भी मतलब मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर ले कोई भी, जिन पे मैंने आरोप लगा रखे हैं, मैं लड़ता रहूंगा और अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले और कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला के रहूंगा। ममता बहुगुणा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या उन्होंने कभी आपको बताया था इस विषय में कि उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं इस तरीके से कुछ? बेटा उसने कभी कुछ नहीं बताया मेरे से। एक दिन बोला उसने, माँ मकान तो मेरे जेठ का है, मुझे नहीं रहने देगा वो। मैंने कहा क्यों नहीं रहने देगा बेटा, तू ये की बहू है उनकी, तू डर गई। उसने कहा मेरे पापा तक बात जाएगी, मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, कहीं मेरे पापा को कुछ ना हो जाए। उसने कहा ठीक कह रही मम्मी। तो हमेशा वो ऐसे रहती थी जैसे कितना दबाव होगा इसको, चुप रहती थी, कुछ नहीं मुझे। अब मेरी बेटी ऐसी है, फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड ही है, कितनी वो रहती थी, वो कुछ दिन की रहती थी, किसी से ऐसी शिकायत नहीं करती थी। थोड़ा थोड़ा बातें तो वो ऐसे कान से निकाल देती थी। उस सबसे गंदा उसका जेठ है, बाकी सास ससुर। उस दिन क्या उसने, नाम है जेठ का? जेठ का नाम है, उसके जेठ का नाम क्या है, उसके जेठ का क्या नाम है? अ, उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, लेकिन अजय बहुगुणा था। अब बाकी उसके सास भी नहीं थी उसके हक फेवर में, ससुर भी नहीं था। जब वो सोती थी ससुर घूमता था इधर उधर कमरों में, इतना गंदा था ससुर भी। उसको ऐसा नहीं बोलते थे, अपनी बेटियों को तो गले लगाते थे, उसको ऐसा कहते थे जैसे कि दूसरों की बेटी घास हो, ऐसे डालते थे। उत्तराखंड में बेटियों को अक्सर कहा जाता है कि ससुराल ही उनका घर होता है, ससुराल से अर्थी उठती है, इसीलिए बेटियां डर के मारे अपने माँ बाप को वो बात नहीं बता पाती है। बेटी उसने कुछ नहीं बताया, हमसे कुछ भी नहीं बताया, बस यही बात उसने बताई थी। ऐसे आई थी मेरी बेटी, 5 दिन की बेटी मेरठ से, जब उसका बच्चा हुआ 5 दिन की उठाई उसने, वहां से उठाई उसका जमाई ने, घर लाया उसका। फिर 21 दिन मेरे पास आई। मैंने कहा कैसी हो गई, तो कैसी थी, कैसी कि माँ आगे मत बोल, कुछ मत बोल माँ। मैंने 1 महीने तक अपने पास रखा। फिर उसकी सास का फोन आया, घर आ जा। मैंने कहा जाना है बेटा, वहीं रहना है, जाना तो है ही। हाँ माँ जाना है। वहाँ ले गई, मैं ही ले गई उसको वहाँ। तो उसके जब मेरठ से आई वो यहाँ आई, 7 महीने तक उसने किसी अग्रवाल के घर रखी बेटी। रखते हैं बेटों को, जब पढ़ाई करते हैं तो रखते हैं। तो जेठ ने कहा कि हाँ मकान बना रहे, उसी मकान पे आप सब रहेंगे।
उसने कहा ठीक है मकान बना रहे, वो वहीं रहेंगे। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे मारेंगे ही, कुछ का बोलेंगे ही, कुछ करेंगे ही। तो तब उसके 21वां दिन बस उस मकान पे आई, मैं भी गई। सारी सहेलियों को बोलती थी मेरा हमारा मकान बन गया, यहाँ आना। उसकी सहेली आई है, अभी आई, कितने रो रही थी मेरे पास। सब सहेली आई, उस आंटी जी वहाँ थाने तक जाना पड़ेगा गवाही देने, हम जाएंगे। तब वो वहाँ आई, मैं भी गई। उस दिन 25 तारीख को सुबह को उसके पापा गए वहाँ। उसके पापा भी दिन में यहाँ आ गए। उस ससुर ने कहा खाना बनाओ उनके लिए। उसके पापा उसका ये शब्द है, नहीं पापा आप भतीजे को लेने जाएंगे, आपके लिए खाना जल्दी नहीं बनेगा, आप चले जाओ। घर आ गए। रात को 9 बजे मैंने फ़ोन किया। मैं हमेशा करती थी उसको रात को फ़ोन। उसकी बेटी ने कहा उस समय उनके घर में झगड़ा हो रहा था। पहले अपने आदमी ने के झगड़ा, उसके बाद उसके जेठ ने बहुत भला बुरा कहा। तब बेटी ने कहा नानी आप मेरी माँ से बाद में बात करिए, इस समय मेरी माँ बोल रही कि बाद में बात करना। मैंने कहा ठीक है। नहीं आया उसका फ़ोन। सबने खाना खाया हुआ। उस 9-10 बजे उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया जहाँ बेटी रही कि हमारा दूध बंद हो गया, हमको दूध दे देना, कल से मेरी बेटी के लिए दूध नहीं है। उसने कहा ठीक है। सुबह उसका फ़ोन आया जब मेरे बड़ा बेटा भी चले गया। छोटा बेटा तैयार हो रहा था, इस खाना खा रहे थे कि ससुर जी ममता भी आई हुआ। तब तक मैंने बाथरूम से बोला गंवा दी तूने, मेरी बेटी को मार दिया तेरे, मेरी बेटी को। तो उसने फ़ोन रख दिया। तभी जेठ को भी कहा, मैंने कहा बोलो ना जेठ को फ़ोन करो, कहाँ गई। जेठ ने कहा थोड़ा सी बोल चाल हुई और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। बस तो उसके इतने मतलब 2.25 साल हो गए लगभग पुलिस के चक्कर लगातार आप काट रहे हैं। मैम 3 साल से भटक रही है। मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने 3 साल तक खाना नहीं खाया। 3 साल से सारे अधिकारों को मिला, क्या मिला, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है, इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी लोगों की सोच वही है कि बेटा हो, इसके चक्कर में उनके अबॉर्शन कराया गया और शायद लड़की गायब हुई है। तो क्या इसके पीछे भी यही वजह है कि बेटा उनकी चाह थी? उसने कहा कि सास ने कहा मेरे बड़े बेटे ने शादी नहीं की, अरे मेरा वंश खत्म हो गया। बेटी जहाँ बेटी होती है वहाँ बेटा नहीं होता। अब बेटे और बेटी माँ क्या से फर्क है, हम तो नहीं बोलते। बेटे बेटे में मेरे भी बहू है, मैं अपनी बेटी की समान समझती हूँ। मैं तो ऐसी समझती हूँ अपनी बेटी से भी ज्यादा से। मेरी ममता ने खुद कहा मेरे से, माँ कितना अच्छा मानती है तुम भाभी को। मैंने कहा बेटी वो पराई घर की बच्ची है। तब उसके आज उसने कुछ नहीं बोला, बस चुप हो गई। हम 3 साल से पुलिस वाले वहाँ जाते थे, चाय पीते थे और आ जाते थे। उस पुलिस वालों ने भी खूब रकम खाई उनसे। जब वो कुछ बोलते नहीं तो रकम ही ससुराल पुलिस ने कहा, लेडीज पुलिस से बहुत कुछ कहा। लेडीज पुलिस ने तो हमारी बहुत सहायता की, पर आगे वो भी नहीं जा सकते। तो क्या पुलिस के ऊपर ससुराल वालों का दबाव है, आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा सक्षम है कि पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है? बहुत दबाव था उसके। मानसिक तनाव से वो बहुत गिरी हुई थी। उसको हम देखते थे, उसका चेहरा देखती थी मैं बोलती थी मेरा पहले की ममता नहीं है ये। अभी आगे क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ बेटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तू भी मेरी बेटी है। मैं बोलती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले बस। तब उन्होंने किसी के पास कहा, वहाँ कहा कि हमसे भी कहा उनके गाँव वालों कि उन्होंने तो हरिद्वार में उसकी शादी कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने हरिद्वार में हमने शादी करी होगी ना, बच्ची होती मेरी बेटी, मैं खुद शादी करती हूँ उसकी। पर मेरी बेटी है ही नहीं। तुमने आज एग्जाम तो अपनी बेटी को गला मिलते थे, मेरी बेटी को ऐसा समझती थी कि बस बेकार है। मेरी बेटी श्रीनगर में उसका जन्म हुआ था। उसको जब गोबर निकालने का कहा, उसने पॉलीथीन लगाई अपने हाथों में, तब वो गोबर निकाला। मैं रोई,
मेरी बेटी ने कहा नहीं माँ, संघर्ष कभी कम नहीं होता, कोई बात नहीं, सब काम किया उसने, सब सारे काम किया, तब भी उन्होंने उसको ऐसा नहीं माना कि हमारी बहू है। अरे बेटी, ऐसा तो होता है घर में, जब टेंशन में सब चलते हैं तो माँ तो बोलती, सास तो बोलती है कहीं कुछ ना हो जाए, बेटी खाना खा ले। सास ने भी नहीं बोला, भूखी तीसी रही मुझसे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं, ऐसे कि उसकी सास की क्या बोलूं बेटी, अब क्या, मेरे तो बोलना कभी गलत नहीं चल रहा। ममता बहुगुणा की दोस्त शालिनी चंदोला मेरे साथ में है, जो कि उनकी स्कूल के टाइम की फ्रेंड है और काफ़ी जो है स्कूल से साथ पढ़े हैं, काफ़ी बातचीत होती थी। तो अभी आपकी जो दोस्त है वो गायब ही कहेंगे, पौने 3 साल से उनके साथ में मतलब बेटे को लेकर के इतना जो है मानसिक प्रताड़ना कहें वो की जा रही थी कि बेटा पैदा करे, 2 बेटियां भी उनकी जो है अबॉर्ट करवाई गई। हाँ, ये जो अभी चल रहा है ममता का केस, इसमें ये वाली बात हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ चल रहा है। और 2 लड़कियों के बीच में भी 2 लड़कियां और हुई थी, तो उनको अबॉर्ट कर दिया था। हाँ, पहली बड़ी बेटी है, उसके बीच में फिर 2 लड़कियां और हुई हैं बाद में, और उसके बाद जो 4th वाली लड़की हुई है, तो उसके लिए उसने अपनी फैमिली को अपोज किया कि मैं इसको जन्म दूंगी। तो मतलब वहीं से वो सारी बातें चल के आई हैं कि नहीं, इसको नहीं जन्म देना है, लड़के को जन्म देना है। उन्होंने इसी पर्पज़ से ही उसको, शायद जो भी है, मतलब हकीकत यही है कि उन्होंने ही उसको मारा है। अब वो चाहे दुनिया को क्या दिखाया है उन्होंने, अभी तक ये बात बिल्कुल दबी हुई थी, लेकिन अभी सब लोग साथ दे रहे हैं, मीडिया साथ दे रहा है, उसके परिवार को एक सहारा मिला है कि अब हमको भी उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा और जिन्होंने ये किया है वो सज़ा उनको ज़रूर। कहीं न कहीं अंकिता का केस जब से उठा है तो बाकी मामले भी प्रकाश में आना शुरू हुए हैं, और जैसे अंकिता गायब हुई थी उसको भी कोशिश की जा रही थी कि सुसाइड उसको दिखाया जाए, और सेम आपके उसमें भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो होता तो बड़ा मामला है लेकिन उसको सुसाइड के एंगल से दिखाया जाता है और दबाने की कोशिश की जाती है। हर जगह पे देखिए आप, अभी मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स का पता नहीं है, क्योंकि मुझे ना तो मुझे इंटरेस्ट है, ना ही मैं किसी नेता को मानती हूँ, ना मैं किसी पार्टी को मानती हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, आप उसको मानो, लेकिन ये नहीं है कि पार्टी गलत कर रही है आप पार्टी के साथ हैं, आप बस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हमारा श्रीनगर, मैं आपको बताऊं, सब चमचों से भरा हुआ है। फेसबुक पे हम इतना कुछ अपलोड कर रहे थे, पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मजाल कोई एक भी उस पोस्ट को शेयर कर रहा हो, और ये इतना अहम मुद्दा है। पॉलिटिक्स की बात आई ही है तो धन सिंह रावत से थोड़े से नाराज आप लोग चल रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, ये देखिए अभी कल जो बात हुई है, उसके पेरेंट्स से बात हुई है, उन्होंने मतलब साफ इस बात से उन्होंने नाम लिया है धन सिंह रावत जी का, कि उनके ऊपर प्रेशर था कि इस मुद्दे को यहीं पे ही बंद कर दें। तो ये एक नेता के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इतनी बड़ी बात को इस तरीके से छुपा रहा है, तो आप सोचिए, ये अफ़सोस की बात है, जनता के लिए अफ़सोस की बात है ये। हम लोग, सब लोग, जो ममता की फैमिली है, हमारी फैमिली, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या कल को कोई किसी को भी इस तरीके से मार देगा? उसको दबा देंगे? तो आज हम लोगों को ममता के लिए आवाज़ नहीं उठानी है, उसके साथ तो जो हुआ है वो हो गया। लेकिन हम लोगों को अपने लिए आवाज़ उठानी है और एक होना है यहाँ पर, ताकि हम लोगों को भी कहीं जीने के लिए तो मिले। हमारे बच्चे क्या, फ्यूचर क्या बन रहा है इन लोगों का? आप भी एक महिला हैं, शादीशुदा हैं, और ममता का केस आपने देखा और तमाम केस भी आप सुनती रहती होंगी, और बेटे के लिए आज जो है इस लड़की को गायब किया गया है या जो भी है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इस तरीके की मतलब आवाज़ उठाई जाए या फिर बेटियों के साथ में इस तरीके की चीज़ें ना हो? मैम देखिए, हर जगह, चाहे आप श्रीनगर की बात करें, चाहे आप देहरादून की बात करें, हम कुछ भी करें, मानसिकता कोई किसी की नहीं बदल सकता। ना तो लड़की ने स्वर्ग ले जाना है, ना ही लड़का स्वर्ग ले जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता को बदल नहीं सकते हम। लड़की और लड़के में, आज के ज़माने में आपको पता है लड़की कहाँ नहीं पहुँची है, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियाँ, लड़कों से आगे। अभी आप देख रहे थे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उनके रिजल्ट निकले हैं, लड़कियाँ ही सबसे आगे थी, पूरे पेपर में लड़कियों की फ़ोटो छपी हुई थी। तो कहाँ लड़कियाँ कम हैं, लेकिन समाज ही उनको दुत्कार रहा है, समाज उन्हें बोल रहा है कि तुम लड़की हो। क्या कमी, क्या हमारी गलती क्या है लड़की होकर? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, तमाम बातें की जाती है, लेकिन उत्तराखंड की बेटियां मुसीबत में हैं, उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक क्या है, लीपा पोती है सरकार की, कुछ नहीं है। बेटी बचाओ, पेरेंट्स बचा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के बाद उन्हें बाहर भेज रहे हैं, और वही सरकार के ही जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वही उनको मार रहे हैं। तो किससे बचाएंगे हम बेटी? तो मतलब बेटी को पढ़ाओ और घर में रखो, चूल्हा चौका ही तक सीमित रखो उसको,
तो बेकार है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोलो ही मत बेटी बचाओ, बचाना भी नहीं है और पढ़ाना भी नहीं है, घर में रखिए उसको, बस यही है। कब तक आप संघर्ष करेंगे और क्या चाहते हैं आगे? मैम अभी देखिए, अभी जब ये मुद्दा उठा है, आप लोग सबका सहयोग है इसमें, मीडिया का, तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ। अपना मेरा पर्सनल आप लोगों को थैंक्स है, और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस मुद्दे को आप लोग इसी तरीके से उजागर रखना। और अभी हम लोगों का इसके बाद का भी आगे का है कि हम लोग श्रीनगर में भी कुछ बड़ा कुछ करेंगे, गैदरिंग करेंगे, ताकि वहाँ की पुलिस को भी इस बात का वो हो कि हाँ सब लोग एक हो रहे हैं। और सबसे मेरी तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा जितना भी सर्किल है, मैं सबको बोल रही हूँ कि इस टाइम सब लोग एक हो जाओ, ममता के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, हमें अपने लिए ये लड़ाई लड़नी होगी, ये है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बेटियां जो है लगातार गायब हो रही हैं, और ये एक शोचनीय विषय है कि लगातार बेटियों के साथ में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारा जो समाज है इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी बहुत पीछे है। बेटे के लिए बेटे की चाह में लड़कियों को गायब कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अभी दबे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश में आने शुरू हुए हैं। तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, और इस तरीके के केस को लेकर के पुलिस को भी थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा, और थोड़ा गंभीरता से इस पर आवाज़ भी उठानी होगी। ऐसी ही आवाज़ आगे भी हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर।